हेलो गाइस, दिस इज शंकर शिवाय एंड वेलकम टू आर&टी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं और आज हमारा जो पहला सीरीज का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा 11th क्लास का पहला चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर। उसके बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। अब आप कहोगे सर हम हिंदी मीडियम के, आप इंग्लिश मीडियम। अब मेरी बात सुनो, ये जो एनसीईआरटी है ये आपके 11th में 12th में सारी जगह काम आती है, यहां तक कि आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें वहां पे भी आती है। तो मेरा वीडियो जो होगा वो कंपटीशन वालों के लिए और जो एग्जाम की तैयारी करें यानी 11th 12th की तैयारी करें उनके लिए भी साथ में कार्य करें। इसलिए बायलिंगुअल होना जरूरी है। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा दैट वुड बी इन हिंदी लैंग्वेज, वो हिंदी भाषा में आपको समझाई जाएगी। लिखा हुआ थोड़ा क्या है इंग्लिश में, इसको मैनेज कर लेना। बायलिंगुअल होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी समझ विकसित हो सके, इसके लिए ऐसा किया गया है। तो शुरू करते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम संविधान का मतलब समझेंगे, संविधान किस तरह से बनाया जाता है ये चीज समझेंगे, किसी सोसाइटी के लिए या किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है और भारतीय संविधान किस तरह से बनकर के तैयार हुआ, ये सारी चीजों को इस चैप्टर के अंदर हम समेटने का प्रयास करेंगे। यहां से हम पहली बात जो हमारे सामने सवाल उठता मन में, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान कहते किसे हैं। तो संविधान की अलग अलग क्या मिल जाएगी, हमें परिभाषा मिल जाएगी। अगर एक नॉर्मल रूप से देखें तो नियमों का एक पुलिंदा कह सकते हैं, यानी नियमों की एक किताब कह सकते हैं जिसमें नियम लिखे होते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसे काम करेगी, हमारे समाज में क्या नियम होंगे, हमारे देश में किस तरह से सरकार कार्य करेगी या बाकी सारे जो सिस्टम होते हैं वो सारे कैसे कार्य करेंगे। वो सारी चीजें किस में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट जब तक समाप्त होगा तब आपको सारा ये चीजें समझ में आ जाएगी कि एक संविधान का मतलब क्या होता है। फंक्शंस का मतलब होता है संविधान के कार्य क्या है। अगर हम देखें तो मुख्यतः आपके चैप्टर के हिसाब से देखें तो आपके चैप्टर में मुख्यतः 4 कार्य लिखे हुए हैं जो इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। फंक्शन नंबर 1, पहला जो आपके कार्य लिखा हुआ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। यानी आप अगर किसी समाज में रहते हैं तो उसमें जो मिनिमम बेसिक रूल्स होते हैं, मतलब कुछ आधारभूत नियम होंगे जो सभी को, सभी पर, समाज में सभी पर समान रूप से लागू होंगे और सभी को उनका पालन करना होगा। अगर सभी उस चीज का पालन करेंगे तभी ये चीज अच्छे से क्या कर पाएगी, संविधान कार्य कर पाएगा। तो संविधान का पहला कार्य क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है उसको क्या देते हैं, मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे, उनके अंदर क्या बना रहे, समन्वय बना रहे, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी यानी संपत्ति। संविधान हमारे बताता है कि संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, यानी गवर्नमेंट का अधिकार होगा या फिर सोसाइटी का अधिकार होगा या फिर लोगों का, यानी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होगी, निजी प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी। इसके अलावा एजुकेशन, यानी आपने देखा होगा आपको 6 से 14 साल के बच्चों को क्या मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है। अब इस संविधान में डिफाइन कर रखा है कि बच्चों को जो एजुकेशन मिलेगी वो फ्री में मिलेगी या फिर माता पिता पे छोड़ दिया जाएगा कि भाई आप जानो, आपके बच्चे जाने कैसे आप एजुकेशन देते हो उन्हें, या फिर स्टेट, राज्य जो है वो बच्चों के लिए प्रयास करेगा। ये भी किसमें तय किया जाता है, संविधान में। तो संविधान ये तय करता है, संविधान का कार्य ये तय करना है कि एजुकेशन कैसे प्राप्त होगी, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप किसके पास होगी और डिस्क्रिमिनेशन का क्या होगा। यानी बहुत सारी सोसाइटीज होती है जिनमें कास्ट आधार पर या रेशियल आधार पर क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। उस डिस्क्रिमिनेशन का क्या होगा ये भी कहां डिफाइन किया जाता है, संविधान में डिफाइन किया जाता है। मतलब संविधान में लिख दिया जाता है कि कोई भी समाज है वो कैसे कार्य करेगा, यानी उसके आधारभूत नियम क्या होंगे, ऐसे नियम क्या होंगे जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं ताकि समाज के सभी मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, उनके बीच में समन्वय बना रहे और समाज और देश आसानी से क्या बढ़ सके, आगे बढ़ सके। ये था पहला फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा कार्य देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब इसको समझो, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस। यहां क्या लिखा हुआ है, कुछ आधारभूत नियम होंगे और उन नियमों पर सारी समाज कार्य करेगा। ठीक है, अब यहां पे ये कह रहा, दूसरा फंक्शन ये बताता है, हमें संविधान बताएगा कि पावर किसके पास है वो नियम बनाने का, यानी वो बेसिक रूल बनाएगा कौन, वो पावर हम किसको दें।
तो अगर हम बात करें, अगर कुछ संविधान ऐसे होते हैं जो मोनार्कियल जो संविधान होते हैं, वहां पे क्या होता है, एक व्यक्ति ये डिसाइड करता है, यानी कोई भी एक व्यक्ति होगा, मोनार्क होगा, वो मोनार्क तय करेगा। मोनार्क मींस कोई तानाशाह होगा, वो बैठ करके तय करेगा कि इस देश में डिसीजंस क्या लिए जाएंगे, रूल क्या होंगे। तो ये तो वहां पे हो जाएगा। और वन सिंगल पार्टी, फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन है, यानी जो हमारा रूस है, चीन है, वहां का जो संविधान है वो ये कहता है कि सिर्फ एक सिंगल पार्टी ही वहां पे क्या करेगी, तय कर ले। जैसे मान लो वहां की कोई ये सोशलिस्ट पार्टी है, वो तय करेगी कि वहां पर किस तरह से चीजों का पावर किसके पास होंगी। अब आप समझो इसको, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि ये जो नियम बनाए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे, समाज में कोई भी निर्णय लिया जाएगा, ये निर्णय लेने का पावर किसके हाथ में होगा। अलग अलग चीजें होती है। अगर मोनार्कियल सिस्टम है, यानी तानाशाही वाला सिस्टम है, तो एक तानाशाह फैसला लेगा। रूस और चाइना जैसा सिस्टम है तो वहां वन सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी होती है जो क्या लेती है, डिसीजन लेती है। जैसे मान लो रशिया की बात करें, व्लादिमीर पुतिन की पार्टी, शी जिनपिंग की पार्टी चाइना में, ये लोग ही डिसीजन लेते हैं। और अगर कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, कुछ ऐसे देश होते हैं जहां बाय द पीपल, यानी लोग डिसीजन लेते हैं। लोग डिसीजन कैसे लेते हैं वो भी बताएंगे। तो लोग डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से उनके पावर किसको दिया जाए कि वहां पर वो कानून बना सके। अब लोगों वाली बात करें तो वहां पे भी एक सवाल उठता है कि लोग कैसे डिसाइड करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दो तरीके हो सकते हैं, यस, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब क्या है, जनता खुद जाकर के कानून बनाएगी, जनता खुद जाकर के नियम बनाए, उसको हम डायरेक्टली कहते हैं। जैसे कुछ प्राचीन यूनान में होता था, या फिर स्विट्जरलैंड में आज भी कुछ कैनन होते हैं जहां पे इस तरह का सिस्टम होता है, तो उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। तो जनता कैसे तय करेगी, या तो खुद जाके, या फिर जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी, यानी अपने प्रतिनिधि भेजेगी। ये जो सिस्टम क्या होगा हमारे देश के अंदर, ये चीज कहां पे परिभाषित होती है, हमारे संविधान के अंदर परिभाषित। यानी कानून कौन बनाएगा, डिसीजन लेने का पावर किसके पास होगा, या तो मोनार्क तय करेगा, या फिर कोई वन सिंगल पार्टी तय करेगी, या फिर डायरेक्ट तरीके से लोग खुद जाकर के तय करेंगे, या फिर लोग अपने प्रतिनिधि भेजकर देश के लिए कानून और डिसीजन या निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। ये सारी की सारी, इसको परिभाषित कहां क्या हो, किस में लिखा होगा, तो वहां पर लिखा होगा हमारे संविधान के अंदर। अब अगर हम बात करें इंडिया की, यानी इसमें से कौन सा सिस्टम, इंडियन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत में जो डिसीजन लेने का पावर जो है, यानी कोई भी निर्णय लिया जाएगा, कोई भी कानून बनेगा, इसका निर्णय इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है, भारतीय संसद को दिया गया है कि भारत की संसद क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। अब उस भारत की संसद में क्या लोग सीधे भाग लेते हैं, नहीं, भारत की संसद में भारत के लोग क्या भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, जिनको हम एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और वो जाकर के लिए हमारे लिए, सोसाइटी के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी हमारे लिए निर्णय लेते हैं। तो संविधान का पहला कार्य आपको समझ में आ गया होगा, क्या है कि भाई बेसिक रूल क्या होंगे। दूसरा कार्य, उन बेसिक रूल को बनाएगा कौन, या उन बेसिक रूल पे निर्णय कौन लेगा, तो भारत का संविधान कहता है पार्लियामेंट लेगा। अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम है, कुछ देश हैं जहां तानाशाही है तो वहां पे एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है, कुछ देशों के संविधान में ऐसा सिस्टम कर रखा है कि वहां एक सिंगल पार्टी, जैसे चाइना है, रशिया, वहां पे वो ले लेते हैं। कुछ देश ऐसे जो डेमोक्रेटिक होते हैं, इंडिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इन देशों में वहां की जनता फैसला लेती है। अब जनता डायरेक्टली लेती है, इनडायरेक्टली, वो उसके संविधान में क्या कर रखा होता है, परिभाषित कर रखा होगा। आई होप यहां से दूसरा कार्य क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरे कार्य पे। तीसरा फंक्शन क्या है किसी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपकी बुक में बताया गया, इट सेट्स लिमिट्स on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. अब इसको समझो, यहां पे इसमें कह रहा है रूल होंगे, रूल कौन बनाएगा वो भी बता दिया। तीसरा कार्य है, हमने कहा भाई हमारे लिए नियम बनाएगी हमारी सरकार, और वो सरकार जनता द्वारा चुनी हुई होगी, या फिर सीधे भी हो सकती है, लेकिन जनता द्वारा चुनी हुई होगी। ठीक है, संविधान है तो फिर जनता द्वारा चुनी हुई होगी। ठीक है, तीसरी बात आई, अब संविधान के अंदर हमने ये जनता तो, सरकार तो चुन दी, अब वो सरकार निर्णय लेगी, हो सकता है कई बार वो निर्णय गलत ले ले। फॉर एग्जाम्पल ऐसा निर्णय ले ले कि आप किसी धर्म की पालना कर रहे हैं, सरकार आपको रोक दे और आपको कहे एक विशेष धर्म ही आपको पालन करना है। दूसरा, आपके साथ में किसी आधार पर भेदभाव शुरू कर दे, यानी वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या कोई और डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दे आपके साथ, यानी भेदभाव शुरू हो जाए, तब उस गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट होनी चाहिए। उस लिमिट्स के लिए हमने क्या कर रखा है, उस लिमिट्स के लिए हम कुछ फंडामेंटल्स लेके आते हैं। फंडामेंटल्स मतलब कुछ मौलिक चीजें लेके आते हैं, और वो मौलिक चीजें आपकी सरकार को रोकती है सिटीजन्स के ऊपर किसी भी प्रकार की मनमानी करने से, यानी सरकार को लिमिट करती है। और लिमिट करने का उद्देश्य क्या है, ताकि सरकार अपना जो संविधान के अंदर जो उनकी लिमिट लिख रखी है, उनकी जो सीमा है, उसको पार नहीं करे। तो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस होने चाहिए। कल को हो सकता है गवर्नमेंट जाति के आधार पर या फिर किसी और आधार पर भेदभाव करना शुरू कर दे,
या फिर रेशियल जो फॉर एग्जाम्पल नस्ल के आधार पर भेदभाव, कलर के आधार पर भेदभाव शुरू कर दे और काले लोगों के साथ भेदभाव शुरू कर दे, ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाए, तब क्या होगा? तब हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राप्त होते हैं। जैसे भारतीय संविधान का अगर उदाहरण लें, आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट ऑफ लिबर्टी प्राप्त है हमें आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। उस राइट ऑफ लिबर्टी के अनुसार हमें कहीं से भी हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्राप्त है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्राप्त है, जिसमें हम अभिव्यक्ति दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई किताब लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते हैं, हम कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। ये जो चीजें हैं ये हम सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायोलेट नहीं करोगे। यानी तीसरा कार्य संविधान का यह है कि सरकार को सिटीजन के राइट वायोलेट करने से रोकना, यानी उन सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, उन्हें रोका जा सके। तो इसलिए संविधान वो जो चीज है जिसमें यह लिखा हुआ है कि सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। सरकार क्या करेगी तो नागरिकों की भलाई के लिए कार्य करेगी, लेकिन सरकार क्या नहीं करेगी? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगी। ये कहां पे डिफाइन किया हुआ है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया होता है। मतलब जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इसका ये कार्य होता है। चौथी चीज समझते हैं हम, इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। अब ऐसा होता था जब शुरुआत में डेमोक्रेसी आई थी, जब शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन आए थे, तब नॉर्मली यही कार्य होता था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया जाता था बस कि नियम बनाने, कैसे सरकार कार्य करेगी और सरकार किस तरह से चीजें अपनी फंक्शंस करेगी, ये इतना लिख दिया जाता था। लेकिन बाद में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया और भी जो कॉन्स्टिट्यूशन आए, उनमें यह लिख दिया गया कि सरकार का काम सिर्फ कानून बनाना या नियम बनाना नहीं है। सरकार का कार्य है इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पायरेशन ऑफ अ सोसाइटी, यानी जो कोई समाज है उसके एस्पायरेशन क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके अलावा वो कार्य करेंगे एक ऐसी कंडीशंस देना जहां पे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके, ऐसी स्थितियां पैदा करना जिसमें एक ऐसा समाज कार्य कर सके जो न्यायपूर्ण हो, जो जस्ट हो, जिसमें न्याय की उपस्थिति हो, ऐसा संविधान क्रिएट करना, ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना, ये इसका क्या होता था? उद्देश्य होता था। अगर इस चीज को हम अच्छे से समझे, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, यानी छुआछूत को क्या कहता है? अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है, यानी किसी के साथ में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर सोसाइटी में जाति आधार पर भेदभाव बना रहेगा तो फिर जो लोग नीची जाति के वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऊंची जाति के लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसको रोकने के लिए संविधान कार्य करता है। या फिर संविधान ये भी कहता है कि स्टेट जो होना चाहिए वो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब है वो लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। अभी हम उदाहरण ले लें, कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना में जो वैक्सीन दी जा रही है वो फ्री में दी जा रही है। ये किसका उदाहरण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, उनमें लिखा हुआ है कि सरकार समाज की भलाई के लिए, सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए क्या करेगी? कार्य करेगी। तो ये सारी चीजें कहां पर लिखी है? संविधान में। तो संविधान के फंक्शंस कितने? हमारे 4 फंक्शंस बताए गए आपकी बुक के अनुसार। कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक बेसिक रूल्स देता है, बेसिक रूल्स होने जरूरी है, नहीं तो क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है। अब जब देश इतना बड़ा है तो सब लोग बराबर भी नहीं है, इस कारण कुछ लोगों को तो हो सकता है पावर के माध्यम से फायदा उठा सकते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। अगर कुछ बेसिक रूल होंगे, कुछ नियम होंगे, तो वो नियम सब पे बराबर लागू होंगे। इसी को ही हम संविधान क्या नियमों की एक किताब है, ये समझ लीजिए, सामान्य भाषा में ये समझिए, नियमों की एक किताब है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी कार्य कैसे होगा, समाज के नागरिकों के क्या अधिकार होंगे और गवर्नमेंट क्या कार्य कर सकती है और क्या कार्य नहीं कर सकती, उसमें लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब है कुछ बेसिक रूल्स जो सब पे समान रूप से लागू होंगे। अब वो बेसिक रूल्स बनाएगा कौन? ये डिसीजन किसको दिया गया है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है कि वो बनाएगा कौन। इंडिया में कौन बनाती है? पार्लियामेंट। तीसरी चीज हमने गवर्नमेंट बना दी जो हमारे लिए डिसीजंस लेती है। अगर कल को गवर्नमेंट हमारे चीजों का वायलेशन करना शुरू कर दे तो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है जो क्या कर सकते हैं, हमें उन सरकार के सरकार के ऊपर लिमिट लगाते हैं और हमें उन चीजों से बचा लेते हैं। चौथा चीज यह है कि सिर्फ संविधान बनाने से या नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। सरकार को ऐसे कार्य करने होंगे जो सभी लोगों की भलाई के लिए हो, यानी जो सब लोगों को इनेबल करते हो, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हो। ये 4 फंक्शंस थे जो आपकी बुक में मेंशन थे। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन के कार्य क्या होंगे, हमने 4 कार्य देखे, ठीक है। वैसे अलग अलग देशों में अलग अलग कार्य है। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मेंशन कर रखा है बुक में कि साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो वो बात करता है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, यानी जो पर्यावरण संरक्षण है उसकी बात करता है,
और एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ रूल बनाता है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, यानी वहां पे नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, वहां पे काले गोरे के आधार पर भेदभाव होता है। तो साउथ अफ्रीका का जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो वहां पर काले गोरे के भेदभाव को रोकने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा इंडोनेशियन का भी मेंशन है। इंडोनेशियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडोनेशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये करता है कि वहां पे लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए और जो गरीब लोग हैं या फिर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके उद्धार के लिए कार्य करें। तो इस तरह से जब हम पीछे देख रहे थे कि इंडिया या फिर कोई भी देश है तो कॉन्स्टिट्यूशन का कार्य वेलफेयर हो जाता है, यानी लोगों की भलाई करना। इसके लिए क्या किया जाता है, आजकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या करने शुरू किया, आजकल के जो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं उनमें ये चीज ज्यादा है। इसके अलावा कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बना कौन रहा है उस पर भी बहुत फर्क पड़ रहा है, यानी संविधान किन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है उस पर भी बन रहा है। जैसे जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन था, जर्मनी का संविधान था, वो जर्मन आइडेंटिटी, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या दिया गया था, जोर दिया गया था कि जर्मन आइडेंटिटी, यानी वो लोग जो जर्मन मूल के हैं, यानी जर्मन आर्य है, उन्हीं को ही वहां पे क्या मिलती थी, सिटीजनशिप मिलती थी। अगर आपको याद हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हिटलर ने बहुत से जर्मन लोगों के, जर्मन मूल के जो लोग थे उनको छोड़ के बाकी जितने भी थे, चाहे यहूदी हो या दूसरों पे बहुत ज्यादा जुर्म ढाए थे। इस कारण उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मन आइडेंटिटी को ज्यादा महत्व दिया गया। इसके ठीक उल्टा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एथनिक आइडेंटिटी इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप। भारत में आप किस नस्ल के हो, किस धर्म के हो, ये किस जाति को, ये हमारी सिटीजनशिप यानी नागरिकता देने का क्राइटेरियन नहीं है, कुछ और करे। जर्मनी में जाओगे वहां पे जर्मन आइडेंटिटी क्या है, क्राइटेरियन था, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, वर्तमान में या फिर कभी भी जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, तब से यहां पे एथनिक आइडेंटिटी सिटीजनशिप के लिए जरूरी नहीं है। मतलब एथनिक आइडेंटिटी का मतलब हुआ आप किस धर्म से आते हो, जाति से, नस्ल से आते हो। ऐसा नहीं कि काले लोगों को यहां पर नागरिकता नहीं मिलेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को नागरिक, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता के दिए हुए नियमों को क्या करता है, पूरा करता है। तो एथनिक जो आइडेंटिटी है, यानी जो नस्ल धर्म के आधार पर जो चीज है, उसके आधार पर भारत के संविधान में क्या नहीं दी जाती है, नागरिकता नहीं दी जाती है। तो कुछ देशों में अलग नियम होंगे, कुछ देशों में अलग नियम होंगे। कुछ लोग अपने देश के संविधान को अलग तरीके से लिखेंगे, कुछ लोग तो संविधान किसी भी तरीके लिख सकता है, वो उस देश पर निर्भर करता है कि वो कैसे लिखाता है। अब इसको समझते हैं, अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक संविधान की ताकत किसमें है। अब देखो इसको, हमारे पास दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहेंगे लिखित संविधान, ओके, जो संविधान लिखा जाता हो, और अनरिटन का अर्थ होता है अलिखित संविधान, जो संविधान लिखा नहीं गया हो बल्कि बगैर लिखे बनाया गया हो। अब इसको समझो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रत्येक जो संविधान के अंदर जितने भी नियम है, कानून है, अनुच्छेद है, भाग है, सारे के सारे एक बुक में के अंदर लिखे होते हैं, उसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए बात करें, इंडिया है, अमेरिका है, इनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लिखा हुआ संविधान है। जैसे भारत की बात कर लो, हमारे पास में 395 अनुच्छेद है, उसके अलावा 25 भाग है। अब वो 395 अनुच्छेद बढ़ करके 470 के आसपास हो गए। तो ये जो हमारा संविधान है, उसके अंदर जो चीज लिखी है वही देश पर लागू होगी, उससे बाहर कुछ भी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बात समझ में आ रही है? अगर संविधान से बाहर, जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहां पर क्या होता है, कोई भी चीज जो संविधान में नहीं लिखी हुई है वो असंवैधानिक है, उसका लागू होना कतई वहां पर क्या नहीं है, असंभव नहीं है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड का संविधान अनरिटन है, अलिखित है, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कुछ लिख नहीं रखा है, लिख रखा है, लेकिन उसमें उनके संविधान में जो चीज लिखी वो, और इसके अलावा उन्होंने कोई अधिनियम बनाया है, कोई संधि है, उनका कोई ट्रीटी है, कोई रीति रिवाज है, वो सारे भी संविधान का हिस्सा होते हैं। हमारे यहां पे ऐसा नहीं है, हमारे यहां जो संविधान में लिखा है वही लागू होगा। वहां पर क्या है, संविधान लिखा हुआ है लेकिन उसको अलिखित क्यों कह रहे हैं? अलिखित इसलिए कह रहे हैं कि एक तो संविधान में जो लिखा है वो, और इसके अलावा उनके देश में कोई नीति, अधिनियम, कोई भी प्रथा वगैरह या फिर जो भी है, वो सारा का सारा वहां पर लागू किया जा सकता है। इस कारण इंग्लैंड का संविधान अनरिटन है। तो दो तरह का संविधान हो सकता है, तो लिखा लिखा होगा या फिर लिखा हुआ नहीं होगा, यानी उसमें बाकी चीजें भी, बाहर की चीजें भी संविधान में शामिल हो जाती है। इसके आधार पे हम एक डेफिनेशन ड्रॉ करते हैं, मतलब एक हम परिभाषा लेके आते हैं संविधान की। वो परिभाषा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शंस। संविधान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। किसका दस्तावेज है? या तो एक दस्तावेज है, जब लिखित होगा तो वो एक दस्तावेज होगा, मतलब उसमें जो नियम लिखे बस वही नियम लागू होंगे, बाकी नहीं। या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब
जो लिखा हुआ वो, और इसके अलावा कुछ उनके अलावा और चीजें जैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी इसमें शामिल होती है। तो हम संविधान किसे कहेंगे? परिभाषा बनाते हैं। एक परिभाषा अगर एक लाइन में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, संविधान एक दस्तावेज है या दस्तावेजों का समूह है। हिंदी में सुन लो, संविधान एक दस्तावेज है या दस्तावेजों का समूह है दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शंस, जो क्या करता है? कार्य करता है। कौन से कार्य करता है? जो मैंने पीछे आपको 4 कार्य बताए थे। इसके अलावा और बहुत सारे कार्य होंगे जो संविधान के द्वारा किए, मतलब वहां पे सोसाइटी के लिए कुछ बेसिक रूल होंगे, यानी सोसाइटी कैसे चलेगा वो हमारा पहला कार्य था। दूसरा, उन बेसिक रूल के लिए निर्णय कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगी, गवर्नमेंट लेगी, वो होगा। गवर्नमेंट निर्णय लेगी तो उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या होगी? क्या कोई वहां पे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होगा तो फिर क्या? तो लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे दिए जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ मिलते हैं, नेगेटिव के जो नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं। इसके अलावा जो देश है या फिर जो संविधान ये लिख देता है गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करेगी। ये जो फंक्शंस है ये किस तरह से कार्य करेंगे, ये जिस दस्तावेज में जिस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कुछ देश होंगे जिनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होगा, मतलब उसमें सारी चीजें स्पष्ट कर दी जाएगी, एक एक नियम, एक एक चीज के ये इस तरह से सरकार कार्य करेगी, ठीक है। कुछ देश होंगे जहां पे लिखा हुआ होगा लेकिन उसके अलावा बाहर की चीजें भी ऐड की जा सकती है। इस कारण हमारी परिभाषा क्या बनी? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, संविधान एक दस्तावेज है, और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों का समूह है जो क्या करता है? कार्य करता है। जो ऊपर मैं मोड ऑफ प्रोमुलेशन, इसका मतलब क्या होगा कि संविधान को प्रचलन लाने में तरीका क्या है, मतलब संविधान बनाया कैसे जाएगा, किस तरह से। तो यहां पे जब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का बनाया जाता तो वहां की परिस्थितियां क्या थी? परिस्थितियां मतलब क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और नॉट, यानी ऐसा संविधान जो मिलिट्री, जो सैनिक तानाशाह थे उन्होंने बना दिया। अब उस संविधान के अंदर ऐसे ऐसे नियम लिख दिए जाएंगे जो सेना के हिसाब से या फिर जो गवर्नमेंट को ज्यादा इमरजेंसी पावर लगाने को क्या देते हो? पावर्स देते हो, ऐसे नियम लगा दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही? जैसे हम वर्तमान में उदाहरण देखें, म्यांमार। अब म्यांमार का संविधान 2010 के आसपास बनाया गया, ठीक है, 2008 में बनाया गया, फिर चुनाव होने के बाद अगर हम देखें 2010 के बाद ढंग से लागू होता है। म्यांमार का जो संविधान बनाया था वो वहां की सेना ने बनाया था, यानी वहां के क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स। इसी कारण अभी 2021 में क्या हुआ? वहां की सेना ने क्या कर दिया है? वहां के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको हटा दिया, आंग सांग सूकी को गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उनके संविधान को जो स्वरूप था वो किसके द्वारा? मिलिट्री लीडर्स के द्वारा बनाया गया, और मिलिट्री लीडर्स को लगा कि अब हमारे पास पावर जा रहा है तो उन्होंने वहां पे क्या कर दिया? इमरजेंसी घोषित कर दी, लोगों को मारा जा रहा है। तो यहां पर डिपेंड यह करता है कि कोई भी संविधान बनाया किन लोगों ने है, और वो उतना जो अच्छे लोगों ने बनाया तो संविधान लंबा जाएगा, अगर कम अच्छे लोगों ने बनाया तो फिर वो संविधान वहीं पे समाप्त हो। जैसे म्यांमार का हो गया। इंडिया का संविधान देखो 1950 में बनकर तैयार हुआ और आज तक अच्छे से कार्य कर रहा है, दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक गिना जाता है, दुनिया से सबसे अच्छी डेमोक्रेसी के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। तो इंडिया का जो हमने बनाया था नेशनल मूवमेंट लीडर्स, इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे जिन्होंने योगदान दिया था, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में क्या दिए? योगदान दिया। वो संघर्ष जानते थे, उन्हें पता था कि हमारे लोगों की आवश्यकताएं क्या है, उन्हें पता है कि हमारे लोगों की आने वाले समय में क्या क्या चीजें उनके साथ हो सकती है, ये सारी चीजें उन्हें पता था। तो उन्होंने जो संविधान बनाया वो बहुत अच्छा संविधान बनाया, उसने बहुत अच्छे से कार्य किया। और मिलिट्री लीडर्स बनाएंगे तो वो ज्यादा दिनों तक प्रचलित नहीं रह पाएगा, समाप्त हो जाए। एक पाकिस्तान ने भी संविधान बनाया था और एक हमने भी बनाया था, ठीक है। पाकिस्तान का संविधान कुछ ही सालों में क्या हो गया? वहीं पे समाप्त हो गया, क्योंकि उनकी जो बनाने वाले लोग थे उनकी जो सोच थी वो मिलिट्री लीडर्स के समान थी, तानाशाही वाली सोच थी, वो फंडामेंटल्स के बारे में नहीं सोच रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें जो होनी चाहिए एक अच्छे संविधान में वो उनके संविधान में नहीं थी। इस वजह से बहुत जल्द समाप्त हो गया। और हमारा संविधान लंबे समय तक क्यों चला? क्योंकि हमारे संविधान को हमने राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमने अनुभव किए थे 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक, जब तक हम आजाद हुए, जो हमने महसूस की थी चीजें, डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव देखा था या जो कमियां दिखी थी, उन सब कमियों को भारत आजाद होने के बाद नहीं रहे, वो सारी चीजें हमने संविधान के अंदर जोड़ दी। इस कारण हमारा संविधान लंबा चला। यानी इमेंस पब्लिक क्रेडिटेबिलिटी, और जो हमारे जो नेता थे जिन्होंने ये संविधान बनाया उनके प्रति लोगों की बहुत ज्यादा भरोसा था। लोगों को भरोसा था कि ये लोग हमारे लिए जो भी संविधान बनाएंगे बहुत अच्छा संविधान बनाएंगे। इस वजह से एक भरोसा होना, मिलिट्री लीडर्स पे लोगों को भरोसा नहीं होता है, इसका उन्होंने जो संविधान बनाया उन्हें उस वक्त जब बना रहे थे तभी लोगों का भरोसा नहीं था, तो उन्हें पता है कि फ्यूचर में भरोसा होगा नहीं लोगों का, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे संविधान में प्रोविजंस रख दिए जिसकी वजह से जनता के ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स है, जनता के जो अधिकार होने चाहिए वो उन्हें नहीं मिले। लेकिन यहां पर क्या, हमारे देश यहां पे क्या है, तो हमारे नेशनल मूवमेंट लीडर्स थे,
उनको जनता पे बहुत भरोसा था और जनता को उन पे बहुत ज्यादा भरोसा था। इसका उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो हमारे संविधान को ज्यादा सफल बनाते हैं। इसके अलावा यहां पे सम कंट्रीज और कुछ देश ऐसे हैं जहां पे क्या किया उन्होंने, रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम का मतलब क्या, उन्होंने संविधान तैयार किया, उसके रूल्स वगैरह तैयार होने के बाद में जनता के जनमत संग्रह के लिए रख दिया। यानी जनता के जनमत संग्रह का मतलब है जनता से पूछा कि बताओ ये जो नियम हमने बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में ये सही है या नहीं है, आप अपने मत रखो, अपनी बात रखो। ऐसा कुछ देश, स्विट्जरलैंड है या कुछ देशों में हुआ। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में हमने कोई रेफरेंडम नहीं करवाया, संविधान बना के लोगों से नहीं पूछा कि भाई आप बताओ कि हमारे संविधान में क्या कमी है, ये चीजें, ये नहीं पूछा। हमने क्या किया, जो हमारे लोग थे, जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, जिनके ऊपर जनता को बहुत ज्यादा भरोसा था, तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित पीछे रख करके देश हित को आगे रखा। यानी उन नेताओं ने राष्ट्र हित को आगे रखा, तो हमारा एक संविधान एक बहुत ही शानदार एक दस्तावेज के रूप में सामने आया। तो इस तरह से संविधान बना कौन रहा है उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है, और संविधान के बनाने वाले लोगों पर जनता का कितना भरोसा है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है किसी भी संविधान के अच्छे होने में या बुरे होने में। तो अभी हमने बात की कि किस तरह से कोई भी संविधान है वो कितना लंबा जाएगा। इससे डिपेंड करता है कि उस संविधान को बनाया किन लोगों ने। अगर राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने बनाया या ऐसे नेताओं ने बनाया जिनके ऊपर जनता का बहुत भरोसा था, तो वो संविधान अच्छे से जाएगा, क्योंकि उन लोगों को ध्यान रख के उन्होंने प्रोविजंस किए होंगे उसमें। और मिलिट्री वगैरह या किसी तानाशाह ने बनाया तो वो कम जाएगा। उदाहरण दिया हुआ है आपके बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन इन नेपाल, यानी नेपाल के संविधान की बात करें तो नेपाल जब से बना तब से नेपाल में आपके 5 बार संविधान बनाया गया। 1948, 1951, 1959, 1962, 1990, यानी 1990 तक संविधान बनता रहा। लेकिन वहां का जो राजा था, वहां का जो किंग था, वहां की जो मोनार्की थी, राजा थे, वो अपने पास पावर रखते थे, किसी न किसी संविधान लिख देते थे, लेकिन संविधान के अंदर पावर सारे के सारे उनके पास रहते थे। अंत में जाकर के, भले जनता को अधिकार दिए गए, लेकिन अंत में जाकर के सारे पावर्स किसमें, राजा में रह जाते थे। इस कारण 2008 में मोनार्की को एबोलिश किया गया, वहां पे राजा को हटा दिया, वहां पे मिलिट्री ने अधिकार कर लिया और वहां पे राजा को हटा दिया गया। 2008 में मोनार्की समाप्त हुई वहां पे, तो वहां पे पार्टी आई और माओविस्ट पार्टी थी, उनका वहां पे पार्टियों ने चुनाव में भाग लेना शुरू किया और अंत में 2015 में जाके अडॉप्शन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, 2015 में जाकर के संविधान बना किसका, नेपाल का। और अभी नेपाल का क्राइसिस चल रहा था, आपने देखा होगा, वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली, उनको इस्तीफा देना पड़ा, सारी चीजें हुई। तो वहां पर जो यहाँ पे आज भी नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी कमजोर है। कारण क्या है, क्योंकि उनको बनाने वाले लोग कौन है, बनाने वाले लोग जो है वो जनता के प्रति क्रेडिबल नहीं है, यानी उनका जनता का उन पर भरोसा नहीं है। इस वजह से नेपाल का जो उदाहरण आपको दिख रहा है कि जैसे लोग होंगे वैसा संविधान बनेगा। नेपाल में 5 बार संविधान बना और 2015 में जाकर के एटलीस्ट उनका क्या बना है, संविधान बना है, और वो कितना लंबा रन करेगा वो भी देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी संविधान है उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस, ऐसे प्रावधान होना चाहिए कि हर व्यक्ति उस संविधान पर भरोसा करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति किसी संविधान पर भरोसा करे। कोई देश ऐसा है जिसका संविधान बनाया और उसमें मेजोरिटी यानी जो बहुसंख्यक है, जिन लोगों की ज्यादा संख्या ज्यादा है, अगर उन्हें ज्यादा अधिकार दे दिए जाए, जो माइनॉरिटी है यानी वो लोग जो अल्पसंख्यक है, वो उस संविधान पे क्यों भरोसा करेंगे, क्यों वो उस संविधान को क्यों मानेंगे? क्यों? क्योंकि जो संविधान में लिखी हुई चीजें हैं वो तो उन लोगों के फेवर में है या उन लोगों के पक्ष में जो मेजोरिटी में, बहुसंख्यक में। इस कारण संविधान ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सारे लोग साथ में बैठ सके, सारे लोग साथ में चल सके। यानी एक अल्पसंख्यक है वो भी उस संविधान पर भरोसा करे और एक बहुसंख्यक है वो भी भरोसा करे। अच्छे संविधान के लिए यह होना जरूरी है कि वो संविधान पे हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, भरोसा होना आवश्यक है। इसके अलावा बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन, इस तरह से डिजाइन किया जाए, संविधान को इस तरह से किया जाए कि उसके अंदर जो संस्थाएं काम करने वाली होती है, चाहे वो जुडिशरी है यानी जो न्यायपालिका कार्य कर रही है, कार्यपालिका कर रही है या फिर व्यवस्थापिका कर रही है, जितनी भी कर रही है, उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होना चाहिए उनके ऊपर कुछ न कुछ रोक होनी चाहिए। एक जो संस्था है वो दूसरी संस्था के कार्य पर रोक लगाती है अगर वो किसी भी प्रकार के संविधान का उल्लंघन करती है। उदाहरण के लिए यहां पे नॉर्मली कोई संविधान होगा उसमें 3 तरह की संस्थाएं होगी। लेजिस्लेचर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यवस्थापिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका, और तीसरी हमारे पास है जुडिशरी जिसको हम कहते हैं न्यायपालिका। ओके, अब इसको समझते हैं। यहां पर जो हमारे पास लेजिस्लेचर है ये क्या है, इसका मतलब संसद समझ लो, भारत की संसद या किसी देश संसद है। लेजिस्लेचर में क्या होता है, जनता के सारे प्रतिनिधि उसमें आते हैं, जनता के सारे प्रतिनिधि उसके अंतर्गत आते हैं। इसका कार्य क्या है, देश के लिए कानून बनना। अब ये कानून बनाएगी,
ठीक है। अब देश के लिए कानून को लागू करना किसका कार्य है? वो एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव में कौन आती है? जिसकी सरकार होती है, यानी जिनको जनता ने मेजोरिटी दी है, जिन्होंने जनता ने बहुमत दिया है कि आप बैठ करके इस कानून बनाओ। अब मान लेते हैं एग्जीक्यूटिव जो है वो बैठ करके क्या बना रही है? कानून बना रही है, और ऐसा कानून बना जो नागरिक के खिलाफ है, तो उसको लेजिस्लेचर पास करेगा ही नहीं, यानी व्यवस्थापिका उस ऐसे कानून आ जाएगा तो उसको पास करेगा ही नहीं। और मान लो वहां से पास हो जाता है तो फिर हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका क्या करेगी? उसके ऊपर रोक लगा देगी। यानी यहां पे चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है कार्यपालिका ने कोई नियम बनाया, वो नियम सही नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट्स का विरोध करता है, या किसी चीज सही नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो लेजिस्लेचर उसे पास नहीं होने देगी। मान लो कार्यपालिका के पास ज्यादा मेजोरिटी, बहुमत ज्यादा है, उन्होंने पास करवा लिया, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, नागरिकों के पास ऑप्शन होता है कि वो जुडिशरी न्यायपालिका के पास जाए, और न्यायपालिका क्या करेगी? वहां पर उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी, कहेगी कि ये जो कानून है ये गलत है, संविधान का उल्लंघन करता है, इसको हम हटाते हैं। इस वजह से यहां पर चेक एंड बैलेंस है। जब जुडिशरी में जो नियुक्तियां होगी वो उसमें एग्जीक्यूटिव का थोड़ा बहुत हाथ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो यहां पर एक दूसरे पे जो कानून के ऊपर लग रहे हैं, जो रोक लग रही है, यही हमारे संविधान को क्या बनाती है? मजबूत बनाती है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब कोई भी देश है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है तो नॉर्मली डेमोक्रेसी होगी, तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास में कुछ ऐसा कमीशन होना चाहिए, इलेक्शन चुनाव करवाने का आयोग होना चाहिए जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, ताकि लोगों में संविधान के प्रति क्या बना रहे? विश्वास बना रहे। इसके अलावा रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन और होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब बहुत ही क्या हो, लचीला हो, जिसमें ऐसा संविधान हो जिसको आसानी से क्या किया जा सकता, अमेंडमेंट किया जा सकता, उसको हम लचीला कहते हैं। तो ज्यादा जो आपका संविधान है वो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा लचीला है, तो उससे क्या होगा? हर कोई आकर उसमें संविधान में संशोधन करके संविधान के नियम बदल देगा। और ना ज्यादा रिजिड होना चाहिए। रिजिड का मतलब कठोर संविधान नहीं होना चाहिए। कठोर संविधान होने से क्या होता है? उसमें नियमों को बदलना बहुत मुश्किल। अमेरिका का संविधान जो थोड़ा रिजिड है, रिजिड का मतलब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है, और आज तक बहुत कम ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। तो ऐसा संविधान होना चाहिए जिसमें बैलेंस हो, ना तो ज्यादा कठोर वहां पे नियम हो और ना ज्यादा कमजोर हो, ताकि हर कोई आकर के चेंज करे। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है? बैलेंस है। इसके अंदर बैलेंस क्या है? ना तो ज्यादा रिजिड है और ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा बहुमत चाहिए उसको पारित करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए। कुछ ऐसे हैं जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? संशोधित कर सकते हैं। तो संविधान जो होना चाहिए वो रिजिड और फ्लेक्सिबल का क्या होना चाहिए? मिक्सचर होना चाहिए, ना कि ज्यादा रिजिड और ना ज्यादा क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, यानी ज्यादा लचीला नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने यहां से जानने के प्रयास किया कि किस तरह से आपके यहां पे संविधान कार्य करता है। तो बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन, इसको आपको समझना है। इसमें कौन कौन आता है? अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया को उदाहरण लेता हूं मैं, अगर एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएगा, वैसे हम इसको आगे पढ़े। एग्जीक्यूटिव में जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद इसमें आती है। अब जितने भी निर्णय लिए जाते हैं देश में कानून बनाने के, ये लोग लेंगे। जैसे ये लोग निर्णय लेंगे, निर्णय लेके इसको कहां रखेंगे? संसद में, लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका के पास लेके जाएंगे, भाई हम ये नियम लेके आए, इसको आप पारित कीजिए। लेजिस्लेचर को लगेगा कि इसको पारित करना चाहिए, तो वो पारित हो जाएगा। मान लो लेजिस्लेचर को लगता है ये गलत है, तो वो विरोध करेंगे उस चीज का, और मान लेते हैं पास हो गया तो वो कानून बन जाएगा। कृषि बिल थे, ठीक है, यहां से कार्यपालिका ने पास किए, यहां पे आए, इनके पास जो विपक्ष वाले थे उनके पास मेजोरिटी कम थी, तो वहां से पास हो गए। अब वो कहां पर पहुंच गए? अब उनका जब किसानों ने विरोध करना शुरू हुआ तो कुछ लोग जुडिशरी, न्यायपालिका के पास पहुंच गए, और न्यायपालिका ने कहा अब कुछ समय के लिए हम लोग क्या करें? कृषि कानूनों पर रोक लगा रहे हैं। तो ये क्या है? देखो, चेक एंड बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून बनाया कार्यपालिका ने वो बस लागू हो गया सीधा, ऐसा नहीं होता है। कानून बनाया, कानून बनाने के बाद लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं, वहां से मान लेते हैं पारित होता है, और उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो फिर जुडिशरी लास्ट में देखती है गलत है या नहीं है। एक दूसरे के ऊपर क्या है? चेक एंड बैलेंस है, एक दूसरे के ऊपर रोक टोक है। इसकी वजह से संविधान अच्छे से कार्य करता है, ऐसा भी होना चाहिए। तो यहां तक हमने जाना संविधान क्या है, संविधान के कार्य क्या है, अलग अलग देशों में कैसे संविधान है, कौन सा संविधान सफल होगा, कौन सा नहीं होगा, रिजिड और फ्लेक्सिबल संविधान क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने जानी। अगले वीडियो में जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना। ये चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ, इसको हमने 2 भागों में बांटना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 भागों में बांटेंगे। अगले भाग में पढ़ेंगे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे बनाया गया और किस तरह से भारतीय संविधान हमारे सामने आया। तो आई होप आप एंजॉय किया होगा वीडियो को। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय।